आज पहले नोट करा देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर तक, फिर हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। लिखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is related to its ability to store the electric charge. As we know that when the some amount of charge given to a conductor, comma, its electric potential increases. Full stop. ये बात जानते हैं, लाइन छोड़ के if Q charge given to the conductor raises its potential by V, then we found that V proportional Q or Q proportional V, Q equal to CV, where C is a constant of proportionality, and is also known as capacitance of a conductor. ठीक है, तो C इक्वल टू क्या आ गया, Q by V। अच्छा देखो, तो अब हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया कि here we can define the capacity of a conductor if Q charge, ध्यान से सुनना है, if Q charge given to the conductor and V potential goes to increase, यानी V पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए हमने जो Q चार्ज दिया है, तो चार्ज Q और पोटेंशियल V के रेशियो को हम उस कंडक्टर का कैपेसिटी बोलेंगे। इसको लिख लिए, C इक्वल टू Q बाय V। चलो अब लिखना है स्टार पॉइंट बना के, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर नाइदर डिपेंड ऑन Q नॉर ऑन V, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर नाइदर डिपेंड ऑन Q नॉर ऑन V, यानी किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है कि उस पे हम कितना दिए हैं, और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल Q चार्ज को ऐड करने के बाद इंक्रीज किया है। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप एंड साइज पे। लिखा जाए इट्स डिपेंड्स ऑन, चलेगा, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें इट्स भी लिखेंगे, चलेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। चलो फिर दूसरा पॉइंट, it depends on the nature of medium in which the conductor is located. Nature of medium in which conductor is located. Depend on the nature of medium in which conductor is located. अच्छा एक बात और, capacity of conductor also doesn't depends on the nature of the material, यानी किस मटेरियल का कंडक्टर है उसके नेचर पे भी डिपेंड, ये भी बात लिखोगे, लिख लो। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप में आएगा बोर्ड लेवल पे। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखो तो यहाँ से लिखना है, यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ऐसा यूनिट ऑफ, तुम बहुत दिन के बाद आई हो क्लास, आज बीच में तुम एब्सेंट चल रही थी ना, रेगुलर हो, टेस्ट वगैरह सब दी हो। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज फैराड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। तो नाउ Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन देखो तो 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, आया ना। तो आपको क्वेश्चन में जो रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि डिफाइन 1 फैराड,
अक्सर पूछता है सीबीएसई में, डिफाइन 1 ओम। अब 1 ओम रेसिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। अब स्टूडेंट बड़ा बड़ा मान लीजिए कि चीजें पढ़ के आते हैं, उनको पता ही नहीं कि 1 ओम किसको बोलते हैं, 1 फैराड किसको बोलते हैं। अब बोर्ड का क्वेश्चन वहीं पे बोल्ड कर देता है। इस बार के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो बच्चों को तंग किया, वो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, वो क्वेश्चन इतना इजी था कि सर लोग भी क्लास में डिस्कस नहीं करते थे, बच्चे लोग भी उसको सीरियस। वो एनसीईआरटी का मात्र 2 पेज से उतना क्वेश्चन डाल दिया। जब एनसीईआरटी किताब आपको मिला है, सीबीएसई का सिलेबस अगर एनसीईआरटी है, जो टॉपिक डिलीट कर दिया तो डिलीटेड है, लेकिन जो टॉपिक सिलेबस में है आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हर एक चीज को एकदम एलोबरेट करके समझते चलना है। लिखा जाए कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड, comma when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb, 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb rises its potential, when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb rises its potential by 1 volt, rises its potential by 1 volt। समझ गए। अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज को अगर ऐड करते हैं और उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो जाता है, इट मीन्स कि उस कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड होगा। समझ में आया। इफ वी गिवन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज टू अ कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 फैराड। ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोग जनरली जानते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि फैराड जो हमारा है वो बड़ा यूनिट है ना, फैराड जो हमारा है बड़ा यूनिट। तो जनरली फॉर अ कंडक्टर, यहाँ पे एक वर्ड बस हम ऐसे ही ऐड कर दे रहे हैं कि जनरली फॉर अ कंडक्टर कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय क्या, नैनो फैराड। तो क्या लिखोगे, माइक्रो फैराड है ना, पिको फैराड, सब कैपिटल एफ है जी, है ना। क्या लिखोगे, 10 टू द पावर, अच्छा फेम्टो फैराड, स्मॉल एफ कैपिटल एफ, तो 10 का पावर -15 फैराड लिख लो। अगर मिली फैराड रहेगा तो 10 टू द पावर -3। ये सब देख रहा है ना, ऐसा टाइम है। आज से 10 साल के बाद क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग 32 डिग्री रहता है, दोपहर जाते जाते शायद 44 डिग्री तक इस बार गया है बिहार में, और आने में 10 साल के बाद फिर क्या होगा। चलो नोट कर लिया। अब लिखो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या हो जाएगा कि चाहे मान लो कि हम लोग हॉलो स्फीयर ले लें या सॉलिड स्फीयर ले लें। हम एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं यहाँ पे, जिसका रेडियस r, सेंटर, इस पे हमने +q चार्ज दिया जो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली, चलिए डायग्राम बनाइए, लिखिए। लेट अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड चार्ज Q प्लस Q जो बोर्ड पे लिखे हैं, चार्ज Q गिवन टू द स्फीयर। एक बात ध्यान दो कि चाहे आपका सॉलिड कंडक्टर स्फीयर रहे या हॉलो कंडक्टर स्फीयर रहे, सुन रहे हो ना जी, कि मान लीजिए हमारे पास चाहे सॉलिड स्फीयर की बात करें या हॉलो स्फीयर की बात करें, अगर वो कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे जो आप +q चार्ज देंगे, वह +q चार्ज स्फीयर के होल ओवर सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होल ओवर सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सॉलिड में रहेगा तो भी उसके सरफेस एरिया में, और आपका हॉलो रहेगा तो भी आपका सरफेस एरिया में। समझ गए। तो चलिए, इस बात को तो मेंशन कराना जरूरी नहीं है। चलो अब लाइन छोड़ के लिखना है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल
at every point, potential at every point on the surface of the sphere, तो नहीं तो आप लिख दिया ना, तो on the sphere is same, that is v equal to 1 by 4 pi epsilon q by r, v equal to क्या 1 by 4 pi epsilon q by now कैपेसिटी ऑफ सॉलिड या होलो, तो डायरेक्ट हम लोग डालते हैं कि नाउ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर क्या c इक्वल टू q बाय, यहाँ पे तो हम लोग q चार्ज दिए हैं ना जी, यहाँ भी स्मॉल q, ये वैल्यू आपका, ये तो मैंने कल भी एस्टेब्लिश किया था, लेकिन मैं आज तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन में नोट करा दिया कि एग्जामिनेशन में अगर आपको आ गया तो आप इसका यूज करें, लिखो। तो यहाँ से आपका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C जो है वो प्रोपोर्शनल किसके आ गया, R का, यानी इसको किसी में, अच्छा C प्रोपोर्शनल R का, लेकिन वो किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड, अच्छा एप्स नॉट, यानी किस मीडियम में हमारा वो सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड है, किस मीडियम में वो लोकेट करता है, उस मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक बात को ध्यान देना है, यहाँ पे एक बात को समझना है कि हमने आपको पहले भी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है हमने उसको मेंशन कर दिया। अब देखिए कल हमने आपको पढ़ाया कि जब हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालते हैं, तो एक्चुअली हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें आप दो कंडक्टर वाले अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं, एक उसमें पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने कंडक्टर जिसका हमने निकाला है कि जब हमारा सिंगल, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर का जब हम उसका कैपेसिटी निकालते हैं, तो हम सेकेंड प्लेट के बारे में जो एज्यूम करते हैं, सेकेंड प्लेट जो कंसीडर करते हैं वो इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, जहाँ पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट में लिख लेना है। ये तो क्लियर ना कि जिस स्फीयर का लार्जर रेडियस होगा उसकी कैपेसिटी लार्जर होगी, और जिस स्फीयर का रेडियस स्मॉलर होगा उसकी कैपेसिटी भी स्मॉलर होगी। यानी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है बॉडी के रेडियस पे, शेप पे, साइज पे और मीडियम जहां वो लोकेट करता है। ठीक है, चलो नोट में लिखना है, कैपेसिटर इज नॉर्मली मेड ऑफ 2 कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज नॉर्मली made of two conductors. Here we calculated capacity of single spherical conductor, comma, assuming the other conductor to be at infinity. Assuming the other conductor to be at infinity. Assuming the other conductor to be at infinity, यानी जब किसी हम लोग सिंगल का निकालते हैं तो हम लोगों का जो दूसरा कंडक्टर हम लोग लेते हैं वो इन्फिनिटी पे लेते हैं। इसे ऑलवेज आपका पेयर में ही एग्जिट करेगा। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग लिखते हैं, अच्छा कैपेसिटी ऑफ अर्थ तो हम लोग कैलकुलेट कर ही दिए हैं, तो बता ही दिए हैं। यहीं पे हम क्वेश्चंस को पलटते हैं, लिखा जाए फाइंड द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर so that it has a capacity of so that it has a capacity of 1 माइक्रोफेराड। चलो बनाते कि 1 फेराड वाले जो आपका मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसका रेडियस कितना होना चाहिए, सोचो तो, निकाल लिए। देखो ना, सिंपल तो है। अरे C इक्वल टू क्या पढ़ा है, C इक्वल टू कितना पढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन r, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 फेराड ना, इसका वैल्यू कितना लिख दो एक लाइन में, 9 × 10⁹ मीटर। इसका अगर कंपैरिजन अगर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में करें तो इसमें तुम डिवाइड कर दोगे कितना, 6400 किलोमीटर से। देखो तो ये बोला 1 माइक्रोफेराड, 1 फेराड करो, उसको माइक्रो काटो, 1 माइक्रोफेराड कौन बड़ी बात है, तो होता ही है।
अगर चर्चा भी करेंगे हम लोग तो 1 फैराड का ना करेंगे। तो इसको अगर डिवाइड करो तो 6400 किलोमीटर से एक बार 6.4 इंटू 10 टू द पावर लेना लो 6 1.56 1 पॉइंट कुछ आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करोगी, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, तुम लोग नहीं कर रहे हो। 1.10 टू द पावर 6 कैसे होगा? अरे गधा 3 होगा। देखो ना यहाँ, अगर इसमें यहाँ तक तुम लोग नोट कर लिए हो ना, देखो अब इसमें तुम 6400 किलोमीटर करोगे तो 10 टू द पावर 3 करोगे ना, तो 3 या 2 5, एक पॉइंट और यहाँ ले लेंगे तो 6, ये ऊपर में आएगा -6 तो 3 ही बचेगा ना। अब देखो तो यानी अर्थ के, अगर अर्थ से कंपैरिजन करें तो अर्थ का 1400 टाइम्स बड़ा, यानी अर्थ से भी कितना बड़ा है? 1400 टाइम्स बड़ा। अगर कोई स्फेरिकल तुम कंडक्टर लोगे तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो 1 फैराड होगा। समझ गए? चलो लिखो अब नेक्स्ट। ये लिखना नहीं है, बस ये एक ऐसे तुमको हम अरेंजमेंट के लिए बता दिए, एक नॉलेज के लिए बता दिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि 9 इंटू 10 टू द पावर 1 फैराड का निकाल लिए। अब चलिए सुनिए, अब ध्यान से सुनो। अब लिखो नेक्स्ट फिर कि find the radius of an isolated spherical conductor. Find the radius of an isolated spherical conductor so it has a capacity of 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड जिसका होगा उसका रेडियस क्या होगा? निकालो, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 50। ताक नहीं रे, 3 ना होगा, अब 15 तो कैसे कह रहा है? अब चलो तो कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, डायरेक्ट लिखे ना कैपेसिटर। इसके बारे में तो तुमको सब पढ़ा रखे हैं ना। कैपेसिटर लिखा है, हेडिंग लिखा जाए। इट इज एन अरेंजमेंट, या कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट for storing large amount of charge. Capacitor is an arrangement for storing large amount of charge and hence electric energy अब चार्ज को तुम स्टोर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। तो किसी भी स्मॉल स्पेस में जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, सच एन अरेंजमेंट नोन बाय कैपेसिटर। ठीक है ना। अब सुनो तो, अब इसके प्रिंसिपल के बारे में मैंने कल डिस्कस कर दिया है ना, कि हम लोग प्रिंसिपल के बारे में क्या पढ़े, कि हम लोग एक मान लीजिए क्या कि कंडक्टर प्लेट लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर प्लेट एक लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर प्लेट का जो हमारा एरिया है ए, इस पे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्यू चार्ज देते हैं, जो कि इस प्लेट के आउटर सरफेस पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। जब हम इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे नहीं रखे हुए थे, तब हमने देखा था कि जब हम इस कंडक्टर पे, जो हम लोग कंडक्टर पे चार्ज जो देते हैं, तो चार्ज तो हम उस पे पोटेंशियल तो मैक्सिमम कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स चार्ज लीकेज करता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। इस चार्ज लीकेजिंग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिया। 1 सेकेंड जब हम इस पे चार्ज देते हैं और चार्ज का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम ऐड करके, पोटेंशियल का वैल्यू को मैक्सिमम करके, और फिर जब कुछ देर वेट करते हैं तो हम फिर से देखते हैं कि फिर से यहाँ पे चार्ज का लीकेजिंग हो रहा है। तो इस चार्ज की लीकेजिंग को रोकने के लिए हम एक दूसरा सेम साइज, सेम नेचर, सेम स्ट्रक्चर का एक और हम लोग यहाँ पे कंडक्टर प्लेट को लाते हैं, जिसका जो सरफेस एरिया होगा वो फर्स्ट वाले के ही इक्वल होगा। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट प्लेट, तो ये आपका सेकेंड प्लेट। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इसके इनर फेस पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड होता है। सुन रहे हो ना। देन आफ्टर हम लोग सेकेंड टाइम में इसको फिर से क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग से हम लोग क्या करते हैं, इसको
जोड़ देते हैं सेकेंड प्लेट के एक्सटर्नल फेस को। तो जो पॉजिटिव चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स को फील्ड कर रहे थे वो सारा आपका कहाँ चला गया, अर्थ में। फाइनली जो अरेंजमेंट हमको मिलता है ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट मिलता है, जिसमें हमने प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू करके, है ना, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम करके जब हम छोड़ते हैं तो हम फिर कुछ देर के बाद पाते हैं कि जितना पोटेंशियल इसमें ऐड किए थे, जितना चार्ज ऐड किए थे, नाउ द वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द एडेड चार्ज। देयर इज नो एनी लीकेजिंग ऑफ चार्ज इन सच एन अरेंजमेंट। सच एन अरेंजमेंट इज नोन बाय कैपेसिटर और कंडेंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? तो यही बातें आपको बताना है। इसमें मान लीजिए प्लेट, इसका अगर एरिया ए ले लिए, इसका भी एरिया ए ले लिए, इस पे अगर आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो इस पे, इसके इनर फेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर इसका सिग्मा प्लस है तो इसका आपका सिग्मा माइनस होगा, है या नहीं? इसके मिड में अभी हमने फ्री स्पेस लिया है, बोले तो वैक्यूम लिया है, बाद में इसके मिड में अगर मान लीजिए एयर होगा उसका हम परमिटिविटी यूज करेंगे, या मान लीजिए कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड करेंगे तभी हम परमिटिविटी लगाएंगे। लेकिन अभी हमने फ्री स्पेस रखा है और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डी रखा है। लेकिन कल के कैलकुलेशन से ये बात क्लियर हो गया कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी, और दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जितना अधिक होगा उसकी कैपेसिटी आपका कम होगा। ये दो कैपेसिटर का तो डिफिनीशन मैंने लिखा दिया, ये दोनों आप डायग्राम बना लीजिए। मैंने जिस अरेंजमेंट का डिस्कस किया, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो आपको याद रहेगा ना? हाँ या ना? भूलोगे नहीं ना? उतना पूरा कहानी क्या लिखाने की जरूरत है, ये आपके माइंड में नहीं रहेगा। अब बाकी जरूरत पड़ेगा तो यूट्यूब पे जाके सुन लेना। अब देखो तो ये जो हम लोग इसके अरेंजमेंट के बारे में, तो अब क्या है कि और भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सब डिस्कशन आगे चलेगा। अब लिखिए सिंबॉलिक representation for geometric या symbolic representation of capacitor in a electric circuit, symbolically represented by चलो ये जो आपका है यहाँ पे आप लिखेंगे फिक्स्ड कैपेसिटी, ठीक है। और दूसरा आपका ये दोनों लाइन बराबर रखना, सुन रहे हो ना? इस पे आपका ये रो लग गया तो ये आपका क्या, वेरिएबल कैपेसिटी कैपेसिटर। चलो हो गया। अब देखो तो अब कैपेसिटर के हम लोग 3 टाइप, तो कैपेसिटर के 3 टाइप ना देके इसको हम एक सेंटेंस बना देंगे। इफ कंडक्टर्स आर प्लेन कॉमा कैपेसिटर इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर, यानी कंडेंसर, दोनों बात बोल सकते हैं ना। द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाइन छोड़ के इफ कंडक्टर्स आर स्फेरिकल, द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज स्फेरिकल कैपेसिटर। इफ conductors are spherical then capacitor is called as spherical capacitor is called as spherical capacitor। लाइन छोड़ के फिर से if conductors are cylindrical then capacitor is called as cylindrical capacitor, या cylindrical plate capacitor या cylindrical capacitor, ठीक है। अब लिखो दूसरा पॉइंट स्टार्ट बना के, यूज ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर इन ऑसिलेटर सर्किट जिसको बोलते हैं ना सर्किट, हाँ वही सर्किट है ना। इन ऑसिलेटर सर्किट्स कॉमा इन रेडियो ट्यूनिंग बढ़ाते हैं ना, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, इन रेडियो ट्यूनिंग कॉमा इन इग्निशन ऑफ इंजन इन व्हीकल, इन इग्निशन सिस्टम
in ignition system of engines in vehicles. अब ये कैसे सर होता है? तो जाके दबाते हो सेल्फ, अपने आप कैसे स्टार्ट हो जाता है गाड़ी? सुन रहे हो जी? कैपेसिटर वहां लगा रहता है जिसमें चार्ज स्टोर्ड है, और जब भी तुम यहाँ से स्टार्टर लगाते हो तो वहां पे स्पार्क होता है। तो पेट्रोल और डीजल वहां जब रहेगा तो क्या होगा? वहां आग लगेगा ना, फायरिंग होगा ना, तब फिर पिस्टन अप एंड डाउन करता है, जिसके कारण व्हीकल आगे बढ़ता है। कॉमा इन फिल्टर सर्किट्स, इन इलेक्ट्रिक फैन, कॉमा इन इलेक्ट्रिक मोटर, etc. अब हम लोग को क्या है टॉपिक था? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबका कैलकुलेशन कल कर चुके हैं, सिर्फ आज नोट कराना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। चलो देखो, पता है बना लिया डायग्राम? हाँ, चलो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि यहाँ पे हमने दो थिन प्लेट या दो कंडक्टर प्लेट हमने लिया, जिसका सरफेस एरिया ए है। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, सुन लो ये बातें तुमको काम आएंगे, ये बातें मतलब जो याद रहेंगे तो फिर इसको अरेंजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं। अब जो जितनी बातें हम बोल रहे हैं उतना बात नोट अगर कराएंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तब तो आप एग्जाम 3 आवर्स में या 2 आवर्स 30 मिनट में आप पूरे पेपर नहीं लिख पाओगे ना। तब कोई भी कॉपी लोग चेक करता है कोई भी एग्जामिनेशन में, तो आपका जो की पॉइंट्स क्या है वो आपके कॉपी में होना चाहिए, फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो चलो कि यहाँ पे हम लोग दो प्लेट लिए, प्लेट 1 और प्लेट 2, जिसका दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल और दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज को ऐड करते हैं, वह पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 के पूरे होल ओवर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और प्लेट 2 के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं। प्लेट 2 हमारा, ध्यान से सुनना है कि प्लेट 2 हमारा अर्थ से कनेक्ट है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण या इंडक्शन के कारण जो डिपॉजिट हुए हैं वो सारे आपका कहाँ चला जाता है? अर्थ में। अब राइट नाउ प्लेट 1 पे कंप्लीटली आपका पॉजिटिव चार्ज और प्लेट 2 के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मान लीजिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो स्वाभाविक है इसका पॉजिटिव आएगा, तो सिग्मा प्लस, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी पे एंड होता है। तो पॉजिटिव प्लेट से आपका स्टार्ट होके नेगेटिव प्लेट तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू सिग्मा एप्स नॉट एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बता रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। अब यहाँ पे हम लोग एप्स नॉट इसलिए लिए कि अभी इसके बीच का मीडियम आपका वैक्यूम हमने लिया है, वैक्यूम और एयर भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे तो यहाँ हम एप्स एम लिखेंगे। समझ गए? अब फ्रॉम फिगर, अच्छा अब हमको क्या कैलकुलेशन करना है, हम लोग पढ़े क्या है कि कैपेसिटी के बारे में मैंने उस दिन भी आपको डिस्कस किया था कि C इक्वल टू हमारा Q/V होता है। ये फॉर्मूला ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हैं ना, कि यही फॉर्मूला पे हम बाकी सारे कैलकुलेशंस करेंगे। हाँ, कैपेसिटर का अरेंजमेंट अलग हो सकता है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर जगह यही लगेगा। तो अब देखो तो जरा, इस पे तो तुम Q चार्ज दिए ही हो, तो चार्ज Q के बारे में तुमको मालूम ही है, हाँ या ना, और आपको कैपेसिटी निकालना ही है। एक अननोन वैल्यू यहाँ पे कौन सा आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा E इंटू डी, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? D। ये डिस्कशन आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग जानते हैं एज E इक्वल टू क्या आप जानते हो? सिग्मा बाय एप्स नॉट। V इक्वल टू क्या आ जाएगा?
सिग्मा बाय एप्स नॉट इंटू डी। तो चलिए नाउ कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी भी तो हम लिखते हैं, कैपेसिटेंस भी आप लिख सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q बाई V। तो Q चार्ज तो मैंने आपको दिया ही है इस पे, मन करे तो यहाँ भी आप प्लस Q चार्ज को मेंशन कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस Q ना। तो चलिए प्लस Q, अभी इक्वल टू क्या निकाले हो, सिग्मा बाय एप्स नॉट इंटू डी। अब एक बात और कि सिग्मा इक्वल टू आपका, आपने Q चार्ज जो प्लेट 1 पे आपने दिया है वो Q चार्ज प्लेट 1 के होल आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू सिग्मा, हाँ या ना। तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, Q बाय ए बाय एप्स नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू देखिए तो आपका एप्स नॉट ए बाय डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी आपका एप्स नॉट ए बाय डी। फाइनली फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन से दैट कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द area of the plate, distance between the two plates and medium between the plates, not on the properties of material used in plates। यानी जो प्लेट्स में हमने जो मटेरियल का यूज किया उसके प्रॉपर्टी से कोई लेना देना, सिर्फ मतलब है कि इसका एरिया क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है और इसके बीच का मीडियम क्या है। उस कंक्लूजन से देखिए तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी में एप्सिलॉन नॉट ए आपका न्यूमरेटर में है और डी आपका डिनोमिनेटर में है। तो हम इस बात से ये भी कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि दोनों प्लेट का अगर एरिया, जितना लार्ज एरिया वाले हम प्लेट को लेंगे तो उतना हमारा कैपेसिटी ज्यादा होगा। तीसरा कह सकते हैं कि इसके बीच का मीडियम एयर और वैक्यूम है, इसके कंपैरिजन में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेंगे तब भी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो एरिया को लेके तो मैंने आपको बताया है कि जितना बड़ा आप स्ट्रक्चर लेंगे कंडक्टर का उसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से वंस अगेन हम लोग फिर ये फाइनली हुए कि दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा तो ही कैपेसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आया। इसके कंक्लूजन में एज पर एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे देगा कि राइट विथ नीट स्केच या राइट फुल एक्सप्लेनेशन विथ नीट स्केच ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी, यानी एक अच्छा सुंदर सा चित्र, नीट स्केच यानी सुंदर सा चित्र बना के आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कीजिए और उसकी कैपेसिटी क्या होगी उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। वी आर टेकिंग हियर टू प्लेट्स, वन प्लेट इज इंसुलेटेड, अनदर प्लेट इज अर्थड, है ना। From the external source we added a plus Q charge to the plate 1 and that charge uniformly distributed entire the surface of the plate 1. As we know that when a conductor plate, when a charged conductor plate bowed near to the another uncharged conductor plate, then there is a charging by induction phenomena is happen, जिसके कारण आपका प्लेट 2 के इनर फेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और प्लेट 2 के आउटर फेस में आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। चूंकि प्लेट 2 हमारा अर्थ कनेक्टेड है इसलिए जो इंड्यूस्ड हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नल आउटर सरफेस पे, प्लेट 2 के आउटर सरफेस पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है डेफिनेटली प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज जैसे रिपल्सिव फोर्स भी फील्ड कर रहा है तो ये सारे चार्ज आपका अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थ आपका एक लार्जर सोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जिसमें ये इजिली फ्लो आपका कर जाता है। अब जो अरेंजमेंट आपका बना है सच एन अरेंजमेंट नोन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। अब हमको क्या निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 1 एंड 2, इसके बारे में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के चैप्टर में तो मैंने आपको बता ही रखा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेके देगा। तो हम प्लेट 2 से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट 1 तक ले जाते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से जब यहां तक ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो 1 × E, तो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, हाँ या ना। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा के प्लेट 2 से प्लेट 1 पे लाते हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, D। तो आपका ये दोनों यही वर्क डन आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। अगर कोई टेस्ट चार्ज ले जाएंगे तब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ताकि E से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड भी करेंगे तो कोई मैग्नीट्यूड में चेंज। तो दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद तो हमारे पास तो कैपेसिटी निकालने का तो फॉर्मूला है ही ना, उसमें हम लोग पुट करके फाइनली निकाल लिए। तो दिक्कत A बाय एप्सिलॉन नॉट कहां से लाए बाबू रे, ये Q से Q कट गया, हाँ ये है A बाय B बाय C, बाद में हो जाएगा A बाय B C, काहे कि C बाय 1 तो A से मल्टीप्लाई होगा, समझा। तो ये जो A है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, D रह जाएगा डिनोमिनेटर में। बना लो अच्छे से डायग्राम बना के, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लो। अब कल हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अब हम आपको नोट कराते हुए, चूंकि पहला दिन था, इसका इंट्रोडक्शन था, सब बात समझ में आ रहा है ना। ये चैप्टर अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी गॉस थ्योरम और वो वाला क्लियर है, ये चैप्टर आपको पता नहीं चलेगा और उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। बड़ा मजेदार चैप्टर है, खूब न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें आपको बनाने का मौका मिलेगा, ठीक ना। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।